क्या ठंड के दिनों में अचानक हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं? जिन्हें हार्ट की बीमारी नहीं है, उनमें भी क्या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है? जवाब है हाँ। एक और चौंकाने वाला आंकड़ा आया है कि हार्ट अटैक के मामलों में 50 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या 50% के करीब है। ये आंकड़ा हार्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। मतलब जवानी में ही लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों का मानना है कि सर्दियों में विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि ठंड में ब्लड क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है। सर्दियों में लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती है, जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बिगाड़ देता है। इसके अलावा शराब और हाई कैलोरी फूड का सेवन भी इस सीजन में बढ़ जाता है, जो रिस्क को और बढ़ा देता है। आपने गौर किया होगा कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक के मामले ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि आखिर हम ऐसा क्या करें कि सर्दियों में हार्ट को सुरक्षित रखा जाए। जो पहले से हार्ट पेशेंट हैं और जो स्वस्थ हैं, दोनों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो हाई बीपी की दवा लेते हैं, उन्हें ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मोहम्मद सादिक आजम से। डॉक्टर सादिक हैदराबाद के विश्व प्रसिद्ध किम्स और मैत्री हॉस्पिटल में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। विंटर में एक्स्ट्रा हेल्थ केयर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखिए, जब ठंड का मौसम होता है तो इसमें एक मेजर चीज ये होती है, ठंड के कारण ब्लड वेसल्स जो है टाइट हो जाते हैं। इन सिंपल टर्म्स मेडिकली इसको हम वैसो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। ये जब वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसीलिए आप जो बीपी के मरीज रहेंगे, आप नोटिस करेंगे कि ये लोग मोस्ट ऑफन विंटर सीजन्स में ब्लड प्रेशर उनका काफी हाई रहता है कंपेयर टू समर सीजन्स। दूसरी चीज ये होती है कि विंटर सीजन में बॉडी जो है सॉल्ट प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। इस वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और जैसे बीपी बढ़ेगा तो उससे एक इफेक्ट होगा कि हार्ट अटैक का रिस्क भी हाई होगा। एक और चीज होता है जिसको हम कोल्ड इंड्यूस्ड एंजाइना बोलते हैं। तो ये वो रेयर कंडीशन है जहाँ पे ठंड इतनी सीवियर रहने के कारण किसी किसी की बॉडी एकदम एक बहुत ही एक्सट्रीम तरीके से रिएक्ट करती है कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स के साथ साथ उनके हार्ट के ब्लड वेसल्स भी कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको दिल का दर्द होता है और सीवियर केसेस में हार्ट अटैक भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, अभी हार्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक डेटा रिलीज किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सीटी स्कैन्स का ट्रेंड बढ़ गया है। जो हाँ कार्डियक सिटी स्कैन्स है, एक तो जी। ये बताइए कि ये कितना इफेक्टिव है, लोग इससे कितना पता चल सकता है, और क्यों खास करके यंग लोग कार्डियक सिटी स्कैन कराते हैं? सर देखिए, कार्डियक सीटी स्कैन जो होता है, जिस तरह से अभी इंडियन हार्ट एसोसिएशन ने जो रिलीज किया है, बेसिकली उसका मतलब ये है कि दे आर रेफरिंग टू अ सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। तो एक एंजियोग्राम बेसिकली एक टेस्ट है जिससे आपके ब्लड वेसल्स का स्टेटस पता लगता है। ब्लड वेसल आपके नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, क्या कुछ कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है, क्या उनमें कुछ ब्लॉकेज है या नहीं है तो कितना सीवियरिटी है, ये डेटा हमको एक एंजियोग्राफी से पता चलता है। अब एंजियोग्राफी दो तरह से होती है। एक होती है कन्वेंशनल एंजियोग्राम, जो कैथीटर बेस्ड होता है, जिसमें आप एडमिट होते हैं, आपके ब्लड वेसल्स के जरिए हम कैथीटर दिल में पास करके सेलेक्टिव एंजियोग्राफी करते हैं। दूसरी चीज होती है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। दोनों ही एंजियोग्राफी है, बोथ सीटी एंजियोग्राम एंड कन्वेंशनल एंजियोग्राम, बोथ आर एंजियोग्राम्स। सीटी एंजियोग्राम हम जनरली एक प्रिवेंटिव टेस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं कि जिन लोगों को हार्ट अटैक का रिस्क हाई है बट जिनमें सिम्टम्स नहीं है, या जिन लोगों में सिम्टम्स है बट क्लिनिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज लो है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि भाई आप सीटी एंजियो करवा लो। हायर रिस्क पेशेंट्स में, जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट डिजीज बहुत हाई है, यानी जिसका ईसीजी बहुत अबनॉर्मल है, या जिनको सिम्टम्स एट रेस्ट है, या जिनको जो है मिनिमम एक्सर्शन पे भी सिम्टम्स है जो टिपिकल एंजाइना में फिक्स होता है, या जिनमें रिस्क फैक्टर्स ज्यादा है जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स है, जिनको आप बार बार कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते क्योंकि जितने बार आप डाई देंगे उतने बार आपकी किडनी का रिस्क बढ़ेगा। तो या फिर जो पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी को प्रेफर करते हैं, इसीलिए कि आप एक सेकेंड प्रोसीजर अवॉइड कर सकते हैं। सीटी एंजियोज आर वेरी गुड। सीटी एंजियोज में आपको डेटा मिल जाता है। अगर एक सीटी एंजियोग्राम आपका नॉर्मल आता है तो आपको फर्दर कोरोनरी एंजियोग्राफी की जरूरत मेजॉरिटी केसेस में नहीं पड़ती है। जिन
लोगों में सीटी एंजियोग्राम सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस बताता है या बॉर्डर लाइन ब्लॉकेजेस बताता है, वैसे पेशेंट्स में आपको कन्वेंशनल एंजियोग्राफी फिर रिपीट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए जो पेशेंट्स हार्ट अटैक के साथ आते हैं जिनमें ब्लॉकेज का चांस बहुत हाई है, ऐसे पेशेंट्स को हम सीटी एंजियो एडवाइस नहीं करते। आजकल एक नया ट्रेंड आया है, वेदर इट इज ड्यू टू व्हाट्सएप या यूट्यूब या वॉट एवर द सोशल मीडिया इज, कई लोग सोचते हैं कि भाई हम सीटी एंजियो करवा लेंगे, सीटी एंजियो में हमको पूरा डेटा मिल जाएगा, इसके बाद हमको फर्दर कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, या सीटी एंजियो में ही ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाएंगे। ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है, ये मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स बोल सकते हैं आप। हर किसी को सीटी की जरूरत नहीं है। हमने ये भी देखा है कि कई लोग, कई यंगस्टर्स एक मास्टर चेकअप की तरह जाके सीटी एंजियो करवा रहे हैं आजकल, विच इज नॉट एट ऑल recommended nor is it indicated, क्योंकि CT angio also is a test, it also has its own risks। CT angio में भी डाई यूटिलाइज होता है, तो अनलेस और अनटिल आपको जरूरत है उसकी, उसको मत करवाइए। क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आप बस अपना एक शक दूर करने के लिए सीटी एंजियो किए और आपका किडनी फेल हो गई और आप डायलिसिस पे पहुंच गए। तो ये भी पॉसिबिलिटी रहती है लेस देन 1% में, बट ये रिस्क रहता है। तो इसीलिए हम हर किसी को एडवाइस नहीं करते, उसके भी इंडिकेशंस है, उसके भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस है। तो अनलेस योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैज एडवाइज्ड यू फॉर सीटी एंजियो, गोइंग फॉर इट जस्ट एज पार्ट ऑफ अ मास्टर चेकअप शुड बी डिस्करेज्ड। कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब कि चूंकि ये सिटी जो है वो नॉन इन्वेसिव है इसलिए लोग क्या? आसान समझते हैं? या देखिए, बिकॉज इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट, इट इज अ मोर वाइडली एक्सेप्टेड टेस्ट। एंड हम भी जो है, जहाँ पे पेशेंट्स को हम इन कॉन्ट्ररी टू जो लोग सोचते हैं, इवन अ कार्डियोलॉजिस्ट विल वांट टू मेक अ डायग्नोसिस नॉन इन्वेजिवली एज मच एज पॉसिबल। और इंटरवेंशन हम तभी एडवाइस करेंगे जब हमको इन्फॉर्मेशन नॉन इन्वेजिवली नहीं मिलेगा, या हमको ऐसे लगता है कि भाई नॉन इन्वेजिवली हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको कंफर्म करने के लिए हमको फिर एक इन्वेजिव टेस्ट करने की जरूरत पड़े। तो फॉर एग्जाम्पल कोई आता है डायबिटिक पेशेंट जिसका क्रिएटिनिन बॉर्डर लाइन है, जिसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, ऐसे पेशेंट को हम सीटी एंजियो एडवाइस नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए कि जब वो डाई देंगे बॉर्डर लाइन क्रिएटिनिन में तो उसका थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन बढ़ेगा। उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि नहीं भाई अब तुम चलो रेगुलर एंजियो भी करो। तो इट्स डबल कॉस्ट, डबल डाई एक्सपोजर, डबल रिस्क। तो देर आर इंडिकेशन फॉर सीटी एंजियो, एंड सीटी एंजियो इज डेफिनेटली अ वेरी गुड टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा नहीं है कि सीटी नहीं करना चाहिए, जिन लोगों में जरूरी है उसमें सीटी में कई, इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ लोगों में सीटी में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन एक सबसेट है जिनको सीटी का कोई रोल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आजकल लोग सोचते हैं कि भाई हर चीज जो एक कन्वेंशनल एंजियो में हो सकती है वो आपको सीटी में भी हो जाएगी, विच इज नॉट करेक्ट अगेन। डॉक्टर साहब आप सोल्यूशन बताइए कि विंटर में जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, हाई बीपी रहता है उनको, और जो कोमॉर्बिडिटीज भी है जैसे कि शुगर है, मतलब डायबिटीज है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जो स्वस्थ हैं उनको भी क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत जगह टेम्परेचर, आप हैदराबाद में शर्ट पहन के बैठे हैं, मैं फुल स्वेटर पहन के दिल्ली में बैठा हूँ, तो सही। हमें ये बताइए कि उनको, ऐसे पेशेंट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो होती है विंटर में, एक है चेंज इन डाइट, दूसरी चीज होती है कि रिड्यूस्ड एक्सरसाइज। क्योंकि ठंड के कारण लोग जो रेगुलर वॉकिंग करते थे वो वॉकिंग बंद कर देते हैं, बिकॉज बाहर बहुत ठंड है तो वॉकिंग नहीं होती, एक्सरसाइज नहीं होती है। दूसरी चीज है कि डाइट बदल जाती है, पीपल जो है ज्यादा घी इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा दे ट्राई टू टेक मोर थिंग्स जिससे वो वार्म फील करें। जिनमें एक एक बार जो चाय पीता था वो दिन में 3-4 बार पी लेगा, जिन जो कॉफी कभी एक ही बार लेते थे वो दिन में 3-4 टाइम्स ले लेंगे। और एक और चीज होती है, यही जो विंटर सीजन होता है इंडिया में, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू मेनी फेस्टिवल्स, जैसे कि साउथ में संक्रांति है, नॉर्थ में लोहड़ी होती है। तो यही टाइम पे बहुत सारी मिठाई भी बनती है, बहुत सारे घी इस्तेमाल होता है खानों में, पराठों में, एक्सेट्रा। एंड ये सब चीज़ों में क्या होता है, वो बॉडी में एक अनहेल्दी मिल्यू क्रिएट हो जाता है। एंड सेकेंड थिंग इज कि जो आप इसको कॉम्बैट इस तरह से कर सकते हैं कि आप, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि भाई त्योहार के दिन मिठाई मत खाइए, बिल्कुल खाइए, बट हर चीज मॉडरेशन में इस्तेमाल करिए। अब भाई एक मिठाई हो गई, ठीक है, स्टॉप एट दैट। एक पराठा हो गया, ओके, स्टॉप एट दैट। अब आप मिठाई भी लेंगे, पराठा भी लेंगे, और फिर आप शीर खुरमा भी पियेंगे, तो फिर दैट विल बी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ठीक है, तो आप बैलेंस करते हुए हर चीज यूज कर सकते हैं। आपके जैसे कि चाय है, अगर अब आप एक दिन एक से ज्यादा चाय पीना चाह रहे हैं दिन में, तो वैसे में ट्राई टू टेक ब्लैक टी या फिर लेमन टी। शुगर के जगह पे आप हनी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन इन मॉडरेशन। अब ये नहीं है कि भाई हनी इस्तेमाल कर सकते हैं तो दिन में 6 कप चाय विद 6 टीस्पून ऑफ हनी, नो।
So limit 2 teaspoons of honey in a day maximum. And then you जो ज़्यादा फ्रूट्स रहते हैं, सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, इनको डाइट में इंक्रीज करिए। अपना एक्सरसाइज रेजिम को कंटिन्यू रखिए। अगर आप बाहर नहीं कर सक रहे हैं तो घर में करिए, वॉकिंग करिए या ट्रेडमिल यूज करिए, या जो है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करिए। सेकेंड थिंग ये है, जब भी दो इन लोगों के लिए जो लोग बाहर जाते हैं वॉक के लिए, ऐसे लोगों को जरूरी है कि अपने आप को वार्म रखें। अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं, एक टी शर्ट में मॉर्निंग वॉक में जाने में कोई बहादुरी नहीं है, स्पेशली अगर आपके टेम्परेचर्स आर कोल्ड। वेयर अ स्वेटर, मफलर, हेड कैप, जो भी आपको पहनना जरूरी है पहनिए। अपने बॉडी को वार्म रखिए, क्योंकि जब आपका बॉडी सडन कोल्ड को एक्सपोज होता है, स्पेशली अगर आप एक हार्ट डिजीज पेशेंट है, उस ठंड से भी आपको कार्डियक पेन प्रेसिपिटेट हो सकता है, बीपी स्पाइक्स प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। और जो लोग इंडोर रहते हैं, बोलते हैं भाई हम ट्रेडमिल नहीं कर सकते, हमारे पास ट्रेडमिल अवेलेबल नहीं है, तो आप इंडोर वॉकिंग कर सकते हैं, इंडोर योगा कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम है, ये चीजें कर सकते हैं, जिनसे यू विल हैव अ बेटर ओवरऑल हेल्थ। डॉक्टर साहब, एक बात और कही जाती है कि अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, क्या ये जी सच हाँ। है? अगर है तो क्यों? यस, ये सर इसके दो कारण हैं। एक तो कोल्ड वेदर्स को स्पेसिफिक इज बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन टेम्परेचर, जो वंस अगेन वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रमोट करके हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है, एंजाइना कॉज कर सकता है। सेकेंड थिंग इज जो बॉडी का एक सर्केडियन रिदम रहता है हार्मोन्स का, उसमें अर्ली मॉर्निंग आपके बॉडी में एड्रिनर्जिक हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन है, ये स्पाइक होते हैं। तो ये स्पाइक्स के कारण किसी किसी का बीपी मॉर्निंग में बढ़ता है, जिसको हम मॉर्निंग राइजर्स बोलते हैं। ये इफेक्ट विंटर्स में ज्यादा होता है। अगर आप एक आईसीयू, कोई भी आईसीयू देखेंगे हॉस्पिटल में, जब हम भी पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, हम सुबह 4 से 7 बजे का टाइम हमारे लिए सबसे स्ट्रेसफुल टाइम होता था, क्योंकि उसी टाइम मेजॉरिटी ऑफ हार्ट अटैक्स आते हैं हॉस्पिटल को। सो दिस इज अ वेल नोन, वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, इसीलिए यू हैव टू कीप योरसेल्फ वार्म। क्या ऐसा कोई उपाय है कि रात में हम सोते समय कुछ ऐसा करें कि इससे बचा जाए अर्ली मॉर्निंग अटैक से? हाँ, बेसिकली आप ट्राई टू अवॉइड टू लेट स्लीप्स। फॉर एग्जाम्पल, लोग 1 बजे 2 बजे रात में सो रहे हैं, ये अवॉइड करिए। स्लीप अर्ली, हैव अ मोर रिफ्रेश स्लीप। अपने आप को देखिए, अगर आपका स्लीप कंप्लीट नहीं होती है तो यू गेट अप फीलिंग स्ट्रेस्ड, यू डोंट गेट अप फीलिंग फ्रेश। तो इसीलिए स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, इसको आप एक हैबिट बना लीजिए। ट्राई टू गेट एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ स्लीप इन द नाइट। अपने आप को वार्म रखिए। अगर आप के पास हीटर की फैसिलिटी है, यूज करिए, या फिर यूज अ ब्लैंकेट, वेयर अ स्वेटर, एटसेट्रा। एंड अगर आप ब्लड प्रेशर आपके पेशेंट है, तो एक बार अपना 24 आवर्स का बीपी करवा लीजिए, जिसको हम एम्बुलेटरी बीपी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपको पिकअप होता है कि आपका ब्लड प्रेशर क्या अर्ली मॉर्निंग बढ़ रहा है। अगर आप एक मॉर्निंग राइजर है जिनका बीपी अर्ली मॉर्निंग बढ़ रहा है, तो आपके डॉक्टर कोई लो डोज बीपी मेडिकेशन नाइट टाइम में ऐड कर देंगे, एटलीस्ट टिल विंटर एंड्स, ताकि आपको ये मॉर्निंग राइजिंग की वजह से जो हार्ट अटैक रिस्क बढ़ता है उसको हम कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब, 120/80 को नॉर्मल रेंज माना जाता है बीपी का। यस। आजकल यस। कुछ डॉक्टर कहते हैं कि 130/90 भी ओके है। क्या ये सच है कि 130/90 भी चलता है? नहीं सर, देखिए, जहां तक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, यानी कि आप, मैं, मेजर पेशेंट्स, डायबिटिक्स, हाइपरटेंसिव एटसेट्रा, ये सब पेशेंट्स के लिए 120/80 हैज टू बी योर टारगेट। अगर आपका ब्लड प्रेशर मोर देन 120/80 है, तो आपका रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, आपका रिस्क ऑफ रीनल डिजीज, आपका रिस्क ऑफ स्ट्रोक इज सिग्निफिकेंटली हायर देन जिनका बीपी 120/80 के नीचे है। इसके कुछ कंडीशंस हैं जहां पे आप हायर बीपी एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि एल्डरली। फॉर एग्जाम्पल, किसी की उम्र 70 साल से ज्यादा है, ऐसे लोगों में हम इवन अप टू 140/90 एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये एज ग्रुप में अगर आप 120/80 के नीचे टारगेट करेंगे तो फॉल्स का रिस्क, यानी चक्कर आके गिर जाने का रिस्क, लो बीपी के कारण हाई रहता है। तो इसीलिए एल्डरली लोगों में हम ब्लड प्रेशर 140/90 को ठीक समझते हैं। बट फॉर एवरीबडी एल्स, एज ऑफ 2024 गाइडलाइंस, एवरीबडी एल्स ब्लड प्रेशर हैज टू बी टारगेटेड 120/80। जिनका बीपी लो रहता है डॉक्टर साहब, क्या उनको भी विंटर में कुछ खास करने की जरूरत है? उनका भी कोई रिस्क रहता है? स्पेसिफिकली तो नहीं सर। जिनका बीपी लो रहता है विंटर में, नेचुरली उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड पे चला जाएगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल रेंज। तो मैं कई पेशेंट्स को बोलता हूँ ना, कई पेशेंट्स जब हम पूछते हैं कि आपको बीपी है, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको हाई बीपी नहीं, हमको लो बीपी की बीमारी है। तो ये एक मिथ है। देयर इज नो, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको आप लो बीपी कहते हैं। अगर किसी का बीपी लो है, वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट होगा।
तो जब किसी को सेप्सिस होगा या किसी को कार्डियोजेनिक शॉक होगा हार्ट अटैक के कारण, तब बीपी लो होता है, वो लो बीपी है। लेकिन अगर कोई चल फिर रहा है बिना कोई सिम्टम्स के और वो बोलता है कि मुझे लो बीपी की बीमारी है, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। बिकॉज अगर आप चल फिर सक रहे हैं, अगर आप अपना एक्टिविटी कर सक रहे हैं, तो आपका जितना बीपी आपको आपकी बॉडी को जरूरत है, आपकी बॉडी उतना ब्लड प्रेशर आपके बॉडी को देगी। तो आप एक थिन दुबले पतले इंसान का ब्लड प्रेशर 90-60 भी नॉर्मल माना जाता है। लेकिन एक वही एक हेफ्टी हेल्दी पर्सन का ब्लड प्रेशर माइट बी 120-130। तो यू हैव टू टाइट्रेट अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। तो अगर किसी का वेट लो है, कोई अगर एसिम्टोमेटिक है, अब बस क्योंकि उसका बीपी का नंबर 90 बता रहा है, आप उसको लेके जाके ग्लूकोज चढ़ाएंगे, फ्लूइड्स चढ़ाएंगे, ये गलत है। उस वो पेशेंट को उसके ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाएंगे। एक लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, जो डायबिटिक हैं उनको क्या खास एहतियात बरतने की जरूरत है विंटर में? तो देखिए, डायबिटिक पेशेंट्स पर से हार एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। तो डायबिटिक पेशेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, क्योंकि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये तीन भाई हैं। एक आता है तो धीरे धीरे दूसरों को भी बुला लेता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स है उनमें खासकर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 रहना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बीपी हायर साइड पे है, आपको हार्ट डिजीज का रिस्क एंड किडनी डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट स्पेशली इन विंटर अपना बीपी मॉनिटर करना चाहिए, अपने टैबलेट्स टाइम टू टाइम लेना चाहिए, और वाटर, अपने आप को अच्छे से हाइड्रेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हाइड्रेट नहीं करेंगे अपने आप को, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, तो डिहाइड्रेशन इटसेल्फ कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अ हार्ट अटैक। और फैटी खाने से बचना चाहिए। जी जी हाँ, बिल्कुल, दैट गोस विद अस।